नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। तो पर्ल ग्लोबल एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5555 करोड़ का है और कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, कपड़े जो हम पहनते हैं वो बनाती है, राइट। तो अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर को देखें या टेक्सटाइल स्पेस को देखें, उसमें प्रेडोमिनेटली तीन तरह की कंपनीज होती है। एक तो स्पिनर्स होते हैं जो कापूस लेते हैं, कॉटन लेते हैं, उसको फाइबर में कन्वर्ट करते हैं और उस फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो कापूस में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है और कापूस को लॉन्ग स्ट्रैंड्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जो काम होता है कापूस से फाइबर और फैब्रिक को कन्वर्जन फाइनल करके, ये जो है वो स्पिनर्स करते हैं। ये करने के बाद स्पिनर्स जो है अपने यार्न्स को, अपने फैब्रिक को दो तरह के एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ को एक तरह से बेचते हैं। एक तो आपका रेडीमेड गारमेंट्स है, जैसे पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ रेडीमेड गारमेंट बनाती है, उनको बेचते हैं, जो अपने एंड प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर इवेंचुअली टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। और दूसरे होम टेक्सटाइल, जैसे वेल्सपन लिविंग एक होम टेक्सटाइल कंपनी है, हिम्मत सिंगा एक होम टेक्सटाइल कंपनी है। तो ये कंपनीज जो है लिनन, टॉवल्स, बेडशीट्स बनाते हैं, अपने एंड यूज़र प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। तो इस कंपनी को मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि मुझे इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी दिखी विच आई थॉट इज़ अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेंड दैट यू सी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। तो इफ़ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी, अगर आप पिछले 3 साल का स्टॉक प्राइस देखोगे तो यहाँ पे कुछ ये जैन 22 से शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं ये, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ये स्टॉक प्राइस जो एकदम फ्लैट रहा और फिर उसके बाद ये एक तरह से ऊपर बढ़ने लगा और पिछले 1 साल में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल किया है अपना स्टॉक प्राइस, राइट। तो ये जैन 22 से जैन 24 तक का जो टाइम था, इसमें सारे टेक्सटाइल कंपनीज के स्टॉक प्राइजेस गिर गए थे और वो इसलिए गिरे थे क्योंकि उनके जो अर्निंग्स है वो गिर गए थे। तो इफ़ यू लुक एट द अर्निंग्स ऑफ दिस कंपनी, इसके अर्निंग्स कभी गिरे नहीं है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 3 ईयर्स। तो इस कंपनी के अर्निंग्स, ईपीएस ये जो ब्लू टावर्स आप देख रहे हैं, दिस इज ईपीएस ग्रोथ, राइट। तो इसके अर्निंग्स कभी गिरे नहीं, अर्निंग्स एक तरह से अप ट्रेंड में ही है, राइट। और सिमिलरली अगर अर्निंग्स नहीं गिरे तो इसका स्टॉक प्राइस भी नहीं गिरा है। यहाँ पे कुछ फ्लैटिश था 2 सालों के लिए और फिर ऊपर चढ़ने लगा, राइट। बट द डिविएशन ओवर ईयर इज दिस कि बाकी जो टेक्सटाइल इज बेसिकली अ वेरी सिक्लिकल सेक्टर और टेक्सटाइल में दो तरह की सिक्लिकलिटी होती है। एक तो डिमांड साइड सिक्लिकलिटी और ऊपर से दूसरा सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी होती है, राइट। तो जो होम टेक्सटाइल स्पेस है या फिर रेडीमेड गारमेंट स्पेस है उसमें काफ़ी सिक्लिकलिटी दिखी पिछले 3 साल में, स्पेशली जो उन कंपनीज़ में जो जिनके एक्सपोर्ट्स यूएस को बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इस कंपनी के करीबन 78% एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएस को जाते हैं। तो जो 22 से 24 का जो पीरियड था, जो कोविड का एक तरह से बाद का पीरियड था, उसमें यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो 9.5% तक चला गया था। अभी जो यूएस का इन्फ्लेशन 3.5% है। नॉर्मली उनका जो फेडरल रिजर्व है, उनका जो गवर्नमेंट का सेंट्रल मॉनेटरी बॉडी है, वो 2% इन्फ्लेशन उन पे लेके आना चाहता है। बट एक वक्त में पिछले 2 सालों में उनका इन्फ्लेशन 9.5% चला गया था, जिसके वजह से वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत बुरी तरीके से ठुक चुकी थी, राइट। तो कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा था, राइट। इस एनवायरनमेंट में भी इस कंपनी का ईपीएस ग्रोथ जो है वो डी ग्रोथ नहीं बना, ये कम नहीं हुआ, राइट। तो एक तरह से इस कंपनी ने डिमांड साइड सिक्लिकलिटी को बीट किया, राइट। दूसरी चीज़ यूएस में ये हो रही थी कि वहाँ के जो टॉप अपैरल ब्रांड्स होते हैं जैसे नाइकी, प्यूमा, मेसी, रैल्फ लॉरेन, H&M, राइट, इनके जो इन्वेंट्री बिल्डअप था या इन्वेंट्री डेज था इस पीरियड में 22 to 24, जैन 22 से जैन 24 तक, ये करीबन 85 डेज था। और बहुत रिसेंटली मार्च में 6 महीने पहले ये उसके जो प्री कोविड इन्वेंट्री डेज है 50-55 उस पे आ गया, राइट। तो जब ये बहुत ज़्यादा था, मतलब इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली यूएस और उसके जो भी टॉप रिटेलर्स है वो इंडियन फैब्रिक्स या इंडियन टेक्सटाइल्स इंपोर्ट नहीं करेंगे। और वो डेटा में भी दिख के आ रहा है 22%, देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ अराउंड 22% इन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, राइट। क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप इतना ज़्यादा हो गया था और लोग खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई थी और लोगों के पास उतना पैसा नहीं था हाथ में खर्च करे, राइट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दिस कंपनी स्टॉक प्राइस एंड इट्स अर्निंग ग्रोथ डिड नॉट शो एनी सिक्लिकलिटी, राइट। एक तरीके से ये सेक्युलर स्ट्रक्चरल स्टोरी दिख रही है अभी तक, राइट। जब आप इसके मार्जिन्स देखोगे, राइट, अगर आप
पिछले 10 साल के मार्जिन्स देखें, यहाँ पे थोड़ा मुझे और एक्सप्लेन करने में थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस पॉइंट को। आप इसका ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी देखिए पिछले 10 साल का, राइट। द जीपीएम ओवर ईयर इज ऑलमोस्ट 50%, राइट। 10 साल पहले का ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो 50% है, राइट। तो इस कंपनी का जो 45 to 50% जो कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, राइट। एंड कापूस का जो कॉस्ट होता है वो अराउंड 45-50% होता है ऐसे कंपनीज का। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि टेक्सटाइल स्पेस में रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, होम टेक्सटाइल होते हैं, वो होम टेक्सटाइल कंपनी या फिर रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर स्पिनिंग भी कर रही है, मतलब उसने बैक एंड इंटीग्रेशन भी किया है। तो वो कापूस भी निकाल रही है, कापूस का फाइबर बना रही है, फाइबर का फैब्रिक बना रही है और खुद ही अपने एंड प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है, राइट। तो एक तरह से इसको जो सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी है उससे ये बचा नहीं है, राइट। तो सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी यहां पे एविडेंट है क्योंकि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 45 या 49 या 50% से एक तरह से पिछले 10 सालों में 44%, अभी 44% बन चुका है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज the company has not been able to pass on the increase in the prices of its raw material to the end customer, due to which the gross profit margin has contracted by 5 to 6%. I hope this is very clear over here, right? But the catch over here is the operating profit margin, which is the yellow line over here, which is 5.51%, has increased from 5.51% to 8%, right? So gross profit margin कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब द कंपनी इज नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज ऑफ द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इट्स एंड कस्टमर्स, विच मीन्स द कंपनी डज नॉट हैव प्राइसिंग पावर. इट ऑपरेट्स इन अ वेरी fragmented and a competitive space, right? It is not a vertically integrated player, but the operating profit margin has expanded. And the reason why the operating profit margin has expanded is because of the fact that the company has shown excellent operational efficiency, right? अब थोड़ा कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कैसे ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखा रही है. सो दिस कंपनी इज द ओनली इंडिया बेस्ड रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर विच हैज ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन 5 countries, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि 78% इसके एक्सपोर्ट्स यूएस में होते हैं, राइट? तो इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गौटामेला नाम के एक कंट्री में खोला जो यूएस से बहुत नज़दीक है, राइट? वो क्यों खोला है? वो इसलिए खोला है क्योंकि आपकी डिलीवरी टैक्स जो है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है गौटामेला से यूएस में, या फिर आपका जो डिलीवरी टैक्स है वो काफ़ी शॉर्टर रहेंगे एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम अ बांग्लादेश और इन इंडिया. वन थिंग. सेकेंडली, आपका जो फ्रेट कॉस्ट है उस पर आपको बचत मिल जाएगी, या फिर यू वुड सेव ऑन द फ्रेट कॉस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम अ लोकेशन विच इज़ वेरी नियर टू योर डेस्टिनेशन, राइट? तो इस तरह कंपनी ने अपना फ्रेट कॉस्ट कम किया बाय हैविंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट अ लोकेशन विच इज़ वेरी नियर टू द डेस्टिनेशन लोकेशन. वन थिंग. सेकेंड थिंग, इस कंपनी के 45% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बांग्लादेश में है, राइट? और ऑलमोस्ट 50% जो रेवेन्यूज मिलते हैं कंपनी को बांग्लादेश की प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से मिलते हैं, राइट? बांग्लादेश में एक तरह से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना बड़ा रखना, स्ट्रांग रखना, उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग का मैन पावर कॉस्ट ऑलमोस्ट it's less than 60% देन द कॉस्ट ऑफ इंडिया, राइट? अगर मुझे 100 रुपये इंडिया पे मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर पे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 60 से 65 रुपये खर्च कर रहा हूँ मैं बांग्लादेश में मैन पावर के लिए, राइट? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो बांग्लादेश का है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और एनी अदर कंट्री फॉर दैट इंस्टेंस. बांग्लादेश लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कुछ टैरिफ्स नहीं मिलते, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स होते हैं. तो कंपनी ने यहाँ पे जो भी लोकेशनल एडवांटेजेस मिल रहे हैं उसको एक्सप्लोर किया है, उसको लेवरेज किया है और अपने लिए कम्पिटिटिव एडवांटेजेस बिल्ड किए, जिसके वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो एक्सपैंड कर रहा है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, राइट? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज एक्सपैंडिंग ओवर ईयर. तो यहाँ पे 5, 6, 7% टाइप्स था, सडनली अब 9% है. 4% से 6%, 6% से 9%, और अब 2025-26 के लिए कंपनी 11% एबिटा या 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से
टारगेट कर रही है, राइट. इवन इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी, it has improved to around 5%. So they want to obviously improve the net profitability as well. 10% से net profitability हमारे लिए एक filter नहीं है. This is not a good thing for us because we don't invest in companies which have less than 9 or 10% of net profitability. But this company has expanded its net profitability along with operating profit margins. I hope this point is very, very clear, right? दूसरा एक deviation मुझे इस कंपनी में दिखा है कि ये कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है, राइट, उसमें इनके दे हैव टू काइंड ऑफ वर्क विद ऑल दीज बिग ब्रांडेड प्लेयर्स इन द यूएस लाइक नाइकी, प्यूमा, द नेम्स विच आई ऑलरेडी मेंशन. जो भी अपैरल ब्रांड्स होते हैं जो फेमस होते हैं यूएस के, उनके साथ काम करना पड़ता है. अगेन दे वर्क विद वॉलमार्ट, टारगेट, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके साथ काम करती है, राइट. एंड normally in this kind of scenario when you're working with such huge customers, right, आपके पास bargaining power कम रहती है, right. बट ये होने के बावजूद भी आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे तो इसमें 49 एक तरह से डेज से 32 डेज पे कैश कन्वर्जन साइकिल दिख रहा है. इसका रिसीवेबल्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी. रिसीवेबल डेज तो एक तरह से कम हो रहे हैं, राइट. इन्वेंट्री डेज थोड़े बढ़ रहे हैं, नहीं, इन्वेंट्री डेज भी कम हो रहे हैं, 119 से 108 हो गया है, राइट. तो यहाँ पे रिसीवेबल्स थोड़े बड़े हैं विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल एक लंबा वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है क्योंकि आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो रिसीवेबल्स थोड़े बड़े रहेंगे. बट कंपनी के पास कैश भी काफ़ी ठीक ठाक है. 366 करोड़ का कैश है उनके बैलेंस शीट पे. इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा है, राइट, क्योंकि अगेन वर्किंग कैपिटल साइकिल टेक्सटाइल में थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है, इलोंगेटेड होता है. तो बट जो कैश कन्वर्जन साइकिल या जिस तरह से पैसा कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे, जो प्रॉफिट्स टू कैश फ्लो का जर्नी जो है वो काफ़ी डिसेंट, एक डिसिप्लिन तरीके से हुआ है. तो ये मुझे एक तरह से एक और डिविएशन दिखा इस कंपनी में, राइट. तो इवन इफ़ यू लुक एट जो प्रॉफिट टू कैश फ्लो, पैट टू कैश फ्लो, इट्स 1.5. द कंपनी इज सक्सेसफुली एबल टू ट्रांसफर और कन्वर्ट द प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज, राइट. दूसरा जो चीज़ है जो one point is the return ratios, right. So return ratios is a long term, so for example ROCE is a long term profitability metric. तो normally हम 5 साल या 10 साल का ROCE देखते हैं और उससे समझ में आता है कि अगर कंपनी 100 रुपये अपने बिजनेस में डालती है तो 13 रुपये अपने बिजनेस से साल दर साल 5 सालों तक एक तरह से कंपनी ने कमाए हैं, राइट. सिमिलरली ROE, अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट किए 5 सालों में, पिछले 5 सालों में, तो 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ है साल दर साल, राइट. दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक, और कंसिस्टेंसी ऑफ कैपिटल गेन्स कितना अच्छे से हो रहा है वो ROE से पता चलता है, राइट. बट अगर आप देखोगे यहाँ पे द both these return ratios are expanding as the time horizon decreases. तो 5 साल का 13 है, 3 साल का 17 है और पिछले साल का 21 है. 5 साल का 13 है, 3 साल का 19 है, पिछले साल का 22 है. तो आप जब रिटर्न ऑफ इक्विटी बोलते हो तो रिटर्न ऑफ इक्विटी इज अ फैक्टर ऑफ 2 थिंग्स. वन इज नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन. तो एक तरह से आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर इम्प्रूव होगा तो आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी इंप्रूव होगा. दूसरा है नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और एनफैट, राइट. अगर आपके एसेट टर्न्स, the pace at which or how efficiently how well you use your assets to convert into revenues or sales, that gets reflected in your asset turns. तो एक तरह से जो asset turns है जो 3.7 था वो 6.5 6.2 एक तरह से हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में, राइट. तो दैट्स द रीज़न कि रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी तरह से एक तरह से इम्प्रूव हुआ है बिकॉज द कंपनी इज बीन एबल टू यूज इट्स एसेट्स इन अ मोर एफिशिएंट मैनर, राइट. और मुझे लगता है कि एज वी गो हेड ये रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल एक्सपैंड क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी एक तरह से आ चुका है. तो ये कंपनी की जो कैपेसिटीज़ है वो जैसे मैंने कहा कि 5 कंट्रीज़ में है, कुछ और 500-550 करोड़ की कैपेसिटीज़ लगने वाले. बट ये लोग बांग्लादेश में वो कैपेसिटीज़ नहीं लगा रहे क्योंकि बांग्लादेश में कुछ एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है पिछले 3 से 4 महीनों में. तो वो जो एक्सेस कैपेसिटी है 150 करोड़ की एक्सेस कैपेसिटी है, 550 में से ऑलरेडी 300 लगा दिए हैं. 150 करोड़ की जो एक्सेस कैपेसिटी है वो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी है, वो इंडिया में लगने वाली है, राइट. एंड जो भी इंडिया के एडवांटेजेस जो गवर्नमेंट देना चाह रहा है जैसे PLI स्कीम्स है और इंडिया फॉर एग्जांपल UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है. तो द इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर कि
द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स राइट नाउ फ्रॉम इंडिया अराउंड 35 बिलियन. अगले 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ये 100 बिलियन करना चाहता है, और इसके लिए जो भी सेक्टर को सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट, चाहे वो PLI लिंक्ड इंसेंटिव्स हो या फिर FTAs हो, वो सब से पुश करने की कोशिश कर रहा है. बिकॉज टेक्सटाइल इज़ अ वेरी मैन पावर इंटेंसिव सेक्टर, राइट. तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको एक वक्त में तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत मैन पावर इंटेंसिव है, तो वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. तो गवर्नमेंट हैज़ दीज थिंग्स इन द बैक ऑफ इट्स माइंड, राइट. अगर आप US में भी जो टॉप रिटेलर्स की बात करें, दे आर डाइवर्सिफाइंग द सप्लाई चेन्स, राइट. तो 10 साल पहले चाइना के जो टेक्सटाइल इंपोर्ट्स US को आते थे वो करीबन 37% थे ऑफ द टोटल पाए. 37% व इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना टेक्सटाइल्स. अब वो नंबर 21% हो चुका है. वो इसलिए हो चुका है क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो भी हो रहा है US और चाइना के बीच में, रेगुलेटरी एक तरह से रिस्क्स दिख रहा है ये इन लार्ज रिटेलर्स को, especially from the Trump government which has come recently, right. तो उसको एक तरह से मिनिमाइज करने के लिए China+1 स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें 1 तो इंडिया नहीं, इंडिया तो है बट उसके साथ इंडोनेशिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, मल्टीपल अदर कंट्रीज आर देयर, राइट. तो एक तरह से चाइना पे डिपेंडेंस कम करके दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स एटलीस्ट, राइट. सेकेंडली, इस कंपनी के जो ऑब्वियसली 78% एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज़ तो US को जाते हैं. आउट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट 12% गो टू स्पेन. तो EU भी जो है, यूरोप भी जो है, वो भी चाइना पे अपना डिपेंडेंस बहुत कम कर रहा है. सो द टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इन 2013-14 वर अराउंड 36%. नाउ देर अराउंड 26%, राइट. तो वो भी अपना डिपेंडेंस ऑन चाइना कम कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली द अदर कंट्रीज, द ASEAN कंट्रीज और इंडिया एज अ कंट्री बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ ग्लोबल टेलविंड और जियोपॉलिटिकल टेलविंड दैट दिस सेक्टर इज सीइंग राइट नाउ, राइट. तो कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं. तो करीबन ये लोग 85 मिलियन पीसेस ऑफ क्लॉथ या पीसेस ऑफ ट्राउज़र, pieces of kind of garments they produce. They want to increase the capacity in the next couple of years to around 115 million, right. And the excess 30 million is going to come from India itself, right. तो ये काफ़ी सारे ग्रोथ ड्राइवर्स है जो इस कंपनी को एक तरह से एक स्ट्रक्चरल प्ले बना रहे हैं रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स पे, राइट. Even if you see over here, it's a free cash flow positive company, right. Reinvestment rate is 123%. So if the company is earning 100 rupees from its business, it is reinvesting 123 rupees again back into its business. So where is the extra 23 rupees coming from? तो कंपनी ने बहुत मार्जिनल एक तरह से इक्विटी डाइल्यूशन किया है. तो इनके कुछ 4.5 करोड़ शेयर्स हैं यहाँ पे, तो वो 4 करोड़ 20 लाख शेयर्स, तो कुछ QIP किया था पिछले साल, कुछ 20 लाख शेयर्स को डाइल्यूट करके अपने एक्सेस कैपेसिटी, इंक्रीमेंटल कैपेसिटी को फंड किया जा रहा है. डेट भी अगर आप देखिए तो ज़्यादा नहीं है डेट, राइट. डेट इज़ for a company which plans to give 5,000 crore of revenues in the next couple of years. Currently it's 3,500. उसके लिए 200 करोड़ का डेट कुछ ज़्यादा डेट नहीं है. डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंफर्टेबल लेवल पे. शॉर्ट टर्म डेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव साइकिल होता है, क्योंकि इन्वेंट्री डेज आर मोर, रिसीवेबल डेज आर मोर, सो यू नीड शॉर्ट टर्म लोन्स. तो दैट्स वेयर द कंपनी is at present. So this was a brief about Pearl, but before ending it, I'll just touch upon 2 more points. One is ownership and other is valuations, right. तो पिछले 1 महीने में DII का स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस कंपनी में. 9% एक तरह से DIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है. FIIs ने थोड़ा रिड्यूस किया है. रिटेल पार्टिसिपेशन को ज़्यादा कुछ पता नहीं है कंपनी के बारे में, तो इसकी वजह से लोग बेच ही देते हैं, राइट. इसके वैल्यूएशंस डेफिनेटली हायर साइड पे. इसका P 28 है, प्राइस टू बुक 5.22 है, राइट. PEG 1 से ज़्यादा है. तो अगर आप देखोगे
जो इसका स्टॉक प्राइस डबल हुआ है पिछले एक साल में, मतलब 625 से 1210 हुआ है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है? अर्निंग से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या लिक्विडिटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? तो अर्निंग का कंट्रीब्यूशन इज़ अराउंड 19% एंड लिक्विडिटी का कंट्रीब्यूशन इज़ अराउंड 74%. सो मार्केट ने एक साल पहले भांप लिया एक तरह से, या 8 महीने पहले भांप लिया कि देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड दैट इज़ हैपनिंग इन द यूएस मार्केट्स. वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम हुआ है और जो इन्वेंट्री स्टॉकअप पाइलअप हुआ था उनके रिटेलर्स में वो भी कम हुआ है. सो देयर वाज सम वॉल्यूम ग्रोथ विच वाज सीन, राइट. तो पिछले 4 साल में इस कंपनी ने करीबन 7% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है, और ये कंपनी अभी अपने गाइडेंस में क्लियर कट बोल रही है कि 15% का वॉल्यूम ग्रोथ करेगी और प्रोडक्ट मिक्स को थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स करेगी, और अपने जो प्रेजेंट टॉप टियर एक तरह से इनके जो बायर्स है, राइट, ये जो टॉप ब्रांड्स हैं उनको और बेचने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहाँ पे एक ये अपॉर्चुनिटी देख रही है, राइट. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट Pearl Global Industries. I hope you like this analysis. If you have, please like and share this analysis and follow this channel for more such analysis, right? This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you for your time. Please do take care. Thank you.